आज हम बात करें कि रिसेशन होता ही क्यों है। तो सबसे पहले हम कुछ 6-7 फैक्टर्स देखेंगे जिसके कारण रिसेशन आता है। फिर हम एक ओवरऑल व्यू देखेंगे कि जो कॉज ऑफ रिसेशन है उसमें डिमांड और सप्लाई कैसे इम्पैक्ट करता है। और लास्ट में मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा, एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर जो बता सकता है कि कब रिसेशन आने वाला है, कब रिसेशन नहीं आ सकता है, उसके बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं सबसे फर्स्ट फैक्टर को जो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स रिसेशन, वो है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि सपोज़ करो एक सेम किराना वाला है जिससे आप हमेशा सामान लेते हो, लेकिन इस मंथ आपने उसे 5000 एडवांस दिया कि ये सामान दे के आप मेरे घर पे पहुंचा देना, बट उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, वो 5000 आपका लेके चला गया, आप नेक्स्ट डे वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे कोई किराना दुकान नहीं है। तो इस तरह से आपका किराने वाला जो सामान जहाँ से आप राशन मंगवाते थे उससे आपका कॉन्फिडेंस हट जाएगा, राइट। आप नेक्स्ट टाइम किसी को भी एडवांस देने में ऐसी किसी चीज़ में डरोगे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कुछ सर्टेन रीज़न से आपका उससे कॉन्फिडेंस हट जाता है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि रिटेल स्लो पड़ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगती है और ये फाइनली अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जाने लगता है। एंड इवेंचुअली अगर ये कंटिन्यू होता है तो रिसेशन भी आ सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। अब हम बात करें नेक्स्ट रीज़न की, तो वो है हमारा हाई इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले ये समझिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ही क्यों जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ाया जाता है। अब हाई इंटरेस्ट रेट से होता क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। मतलब सोचो अगर इंटरेस्ट रेट कम था तो लोग ज़्यादा बोरो कर रहे थे, बैंक भी ज़्यादा लेंड कर रहा था और इस तरह से मार्केट में एक कैश का या एक मनी का फ्लो, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स बना हुआ था। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये प्रोसेस भी कम हो जाएगा। मैं आपको एक प्रोसेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। तो हाई इंटरेस्ट होने के कारण ये लिक्विडिटी जो मार्केट में था वो कम हो जाता है। अब जो हमने समझा कि जो लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में, तो ये ओवरऑल क्या करता है, डिमांड कम कर देता है एंड हेंस ये कंट्रीब्यूट करता है रिसेशन को लाने में। अब हम तीसरे फैक्टर को देखें तो वो है स्टॉक मार्केट क्रैश। ये क्या होता है कि अगर सडन फॉल आता है प्राइस में, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो वो भी एक ट्रिगर होता है टुवर्ड्स रिसेशन। कैसे कि सपोज करो आज आईटीसी जिस भी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, अगर मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि सोचो आप अगर हाइपोथेटिकली इमेजिन करें कि आईटीसी 20% फॉल कर जाता है ड्यू टू सम रीजंस, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आईटीसी सडनली सब कुछ अच्छा चल रहा था और ये 20% फॉल आ जाता है तो दैट विल अगेन ट्रिगर अ रिसेशन, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सडनली एक बेयर मार्केट आ सकता है तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि यस बैंक के केस में हुआ था कि यस बैंक डाइल्यूट होने लगा था, तो वो लोगों के सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा सडनली होता है जो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट और मार्केट को इफेक्ट करता है तो गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम उसको बैक करती है, जैसे यस बैंक का था। तो अगर आईटीसी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो होपफुली गवर्नमेंट उसको बैक करेगी ताकि कुछ ऐसा सडन जो मास एग्जिट होता है वो सब ना हो। अब हम बात करें फोर्थ रीज़न की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है और यही रीज़न था जिसके कारण 2008 में भी ग्रेट रिसेशन आया था। ग्रेट रिसेशन इसलिए क्योंकि वो रिसेशन थोड़ा लंबे समय तक रह गया था। ये है हाउस प्राइस या उसके सेल्स का फॉल होना। तो क्या होता है कि बैंक का बहुत ज़्यादा ऐसा इन्वेस्टमेंट या लोन्स रहता है जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोल सकते हैं टुवर्ड्स दिस हाउसिंग एंड ऑल। तो ऐसे आप बहुत ईजिली समझ लो कि सपोज़ करो आप ही आज एक 70 लाख 80 लाख में घर खरीद रहे हो, तो बैंक से आप लोन सैंक्शन करा के लेते हो, बैंक आपको उस वैल्यूएशन पे आपको लोन दे देती है। अगर सपोज़ करो कि आप लोन डिफ़ॉल्टर हो जाते हो या ऐसा कुछ मतलब अनसर्टेनिटीज़ आ जाता है जिसके कारण आप लोन नहीं रिपे कर पा रहे हो, तो बैंक के पास एक ऑप्शन होता है कि बैंक को अगर अपना लोन वापस लेना है और वो नहीं चाहती कि वो इसका एक बेड डेट बन जाए, तो वो क्या करेगी, आपका हाउस सेल आउट करके अपना पैसा ले सकती है। लेकिन इमेजिन करो कि जो आपने हाउस 70 लाख में लिया था, अगर उसका वैल्यू ही फॉल करके 40 लाख पे आ जाए, तब न बैंक आपसे वो पैसा ले पाएगी, इवन आप भी सोचोगे कि मैं इसका फर्दर ईएमआई क्यों दूँ। और अगर आप ऐसा जानबूझ के भी लोन डिफ़ॉल्ट करते हो तो बैंक के पास रिकवर का ऑप्शन कम हो जाता है। तो अगर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस केसेस सामने आ जाते हैं तो ये जो फॉल इन हाउस प्राइसेस होता है ये भी एक ट्रिगर होता है टुवर्ड्स रिसेशन। अब जो हमारा है उसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर ऐसा कुछ भी वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो ये वन ऑफ द रीज़न बन जाता है रिसेशन का। मैं यहाँ पे मेनली वॉर्स की बात कर रहा हूँ कि जो भी वॉर्स होते हैं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट जो भी चल रहा था, फिर इसके पहले वर्ल्ड वॉर 2 हुए थे, 1 हुए थे, तो जब भी ऐसा कोई इतना कुछ बड़े लेवल पे होता है कोई वॉर या डिस्ट्रक्शन, तो उसके बाद भी रिसेशन बहुत ऑब्वियस हो जाता है। अब जो है वो है बबल, मतलब एसेट बबल या ऐसा कुछ। तो ये क्या होता है कि सोचो गोल्ड का, लैंड का, सब चीज़ का प्राइस ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। तो आप सोचोगे प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये अच्छा चीज़ है, तो लेकिन इसका मैं आपको एक सिंपल कोरिलेशन देता हूँ कि अगर आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा तो हमेशा किसी भी स्टॉक या किसी चीज़ का प्राइस ऊपर जाने का मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है यही नहीं होता है।
पीछे भी बहुत सारी बैकएंड पे चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होता है, उस रीज़न से भी उसका प्राइस ऊपर जाता है। और ये चीज़ बहुत ही लिमिटेड लोगों तक इन्फॉर्मेशन होता है, तो बाहर के लोग सोचते हैं शायद ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है और ये सब रीज़न है, तो हम और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन हमेशा परफॉर्मेंस ही रीज़न है कि उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। तो इन सब से भी एक बबल क्रिएट हो जाता है, चाहे आप गोल्ड की प्राइस ले लो, स्टॉक्स की प्राइस ले लो। तो जब भी ये बबल बर्स्ट करता है तो ये एक रिसेशन को ट्रिगर कर सकता है। अब जो हमारा लास्ट है वो है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है कि जब प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो जब नीचे जाने लगती है, तो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से भी बहुत ख़राब होता है, क्योंकि जब प्राइस किसी भी चीज़ के नीचे जाने लगती है तो लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि ये और नीचे जाएगा, और उस टाइम पे लोग अवॉइड करते हैं बाय करना। तो ये एक मेजॉरिटी लेवल पे जब होता है तो ये डिमांड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, एंड हेंस ये ग्रोथ स्लो कर देता है एंड बिकम्स अ पोटेंशियल रीज़न कि रिसेशन आ सकता है। तो ये थे वो सारे स्पेसिफिक रीजंस जिससे कि रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम ओवरऑल व्यू देखेंगे डिमांड और सप्लाई साइड से, तो जो भी हमने बात किया, जहाँ पे हमने बात की इंटरेस्ट रेट की और वॉर्स आ सकता है, उस सब के कारण जो भी प्रॉब्लम आता है वो डिमांड सेगमेंट में आता है कि जब भी ऐसी कोई क्राइसिस आती है तो डिमांड कम हो जाता है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो अब लोन लोग कम लेंगे, तो वहाँ पे लोन की डिमांड कम हो जाएगी। तो वैसे ही जो भी हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट के कारण या वॉर के कारण ये सब जो ट्रिगर होता है ये डिमांड साइड के कारण आता है, और जो सप्लाई साइड के कारण आता है उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ करो जो ऑयल है उसकी प्राइसेस कल बढ़ जाती है, जो भी हम पेट्रोल लेते हैं, तो अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी, तो ऑलरेडी जो बढ़ा हुआ भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो अगर ये प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होगा, जो हमारी खर्च करने की पावर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सोचो अगर सब एक एक रुपया भी कम करेंगे खर्च करना, तो हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो 130 करोड़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ होता है कि अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी तो हमारा पावर ऑफ स्पेंडिंग थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे अगर सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम आता है, ऑयल की प्राइसेस क्यों बढ़ेगी, क्योंकि शायद इसका हो सकता है प्रोडक्शन कम हुआ होगा। मैं अभी कोई भी नेगेटिव साइड की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने ऑयल बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रख लिया होगा, ये सारे रीज़न मैं लेके चल रहा हूँ कि ऑयल का प्रोडक्शन कम हो रहा होगा तो प्राइसेस ऊपर चली गई, तो प्राइसेस ऊपर गई तो हमारी स्पेंडिंग की पावर कम हो गई। तो इस रीज़न से जो रिसेशन ट्रिगर हो सकता है वो सप्लाई साइड में आता है। एक और लास्ट चीज़ बताऊंगा कि जो होता है जिसको कि ब्लैक स्वान इवेंट भी बहुत जगह पे बोला जाता है, आप पढ़ोगे तो, कि कुछ ऐसे अनफोर्सीन चीज़ें होती है जिसके कारण भी रिसेशन ट्रिगर होता है। जैसे कोविड आया था लास्ट टाइम पे, तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री, सप्लाई, डिमांड, वो सब चीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। तो अगर ऐसी कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ आती है, जैसे कोविड आ गई है, बहुत सडन हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कहीं पे आ गया, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट करती है, एंड हेंस ये सब भी एक बहुत पोटेंशियल रीज़न बन जाता है रिसेशन आने का। तो दैट्स इट, ये था बहुत ही सिंपल एंड क्रिस्प वे में कि किस किस रीज़न से रिसेशन आ सकता है। अब जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इंडिकेटर ऑफ रिसेशन कौन है, तो जो यील्ड कर्व इन्वर्जन होता है, जब वो बहुत अच्छे से बताता है कि रिसेशन आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर माना जाता है फॉर रिसेशन। तो अगर आप समझना चाहते हो कि यील्ड कर्व क्या होता है, कैसे वो रिसेशन के साथ उसका क्या कोरिलेशन है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।